ये जो अभी 2 शेर ईद पर ट्वीट किए अब्दुल्ला आजम ने और उसके नीचे नाम लिखा मोहम्मद आजम खान, आपको आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं, मुझे लगता है मोइन पठान को आवाज नहीं आ रही। वो आवाज आ रही है भाई कि नहीं? आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आप क्या पूछ रहे हैं। जी हाँ, वो उतने पर्याप्त है। और उसके नीचे, ट्वीट के नीचे लिखा मोहम्मद आजम खान। और ट्वीट में जो शेर रहे वो भी बड़ा उसमें भी तमाम तरीके के मायने हैं। अब गाड़ी किस चौराहे तक पहुंच गई है ये जानना चाह रहे हैं लोग। भाई इशारों में बात बहुत होली मोइन पठान, नहीं? अब गाड़ी कहां पहुंच गई और मसला क्या है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। चूंकि मैं आजम खान साहब से रिलेटेड हूं और एक क्वार्टर सेंचुरी आजम खान साहब को दे चुका हूं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, सन 1989 में जब पहली बार मुलायम सिंह यादव जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया, जिस वक्त अजीत सिंह साहब मुलायम सिंह यादव से ज्यादा बड़े नेता थे जनता दल के, और एक बड़ा धड़ा चाहता था कि अजीत सिंह साहब को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन आजम खान साहब अजीत सिंह के चुनाव तराजू के पलड़े में नहीं बैठे, मुलायम सिंह यादव जी के पलड़े में बैठे और पूरी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की बड़ी तहरीक को मुलायम सिंह यादव जी की झोली में डालकर पहली बार उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आजम खान साहब ने मुलायम सिंह यादव जी, जो अपने समाज के भी बहुत बड़े नेता उस जमाने में नहीं थे कि जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, मुसलमानों का अपार जन समर्थन आजम खान साहब के माध्यम से मुलायम सिंह जी को मिला। और हद यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी में आजम खान साहब ने उनको मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से इंट्रोड्यूस करा के एक बहुत बड़े हीरो का उनको किरदार दिया। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत हद तक आजम खान साहब के मामलात को हमेशा तरजीह दी। आजम खान साहब के विचारों को, आजम खान साहब के उन सिद्धांतों पर अमल करने को जो मशवरे थे, उनको मुलायम सिंह यादव जी मानते थे। और मुलायम सिंह यादव जी की बहुत जबरदस्त टीम थी। बेनी प्रसाद वर्मा साहब, रेवती रमन सिंह, रामशरण दास जी, मोहन सिंह साहब, और कितने ही नाम ले सकते हैं, रामजी लाल सुमन साहब। मोहतरम अखिलेश यादव जी ने पार्टी को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। कोई एक नाम नहीं लिया जा सकता जो जनमानस का नेता हो। कोई एक नाम किसी एक समाज का आप बता दीजिए कि उनके साथ हो। लेकिन आजम खान साहब ने अखिलेश जी को भी बहुत मोहब्बतें दी। अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में भी आजम खान साहब का जबरदस्त रोल रहा था। जबकि आजम खान की खुशी ये थी कि नेताजी फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन नेताजी को कहीं ना कहीं पुत्र मोह था और उन्होंने उसका आभास भी अपने पुराने मोइन पठान साहब, अब क्या होगा? ये इतिहास आपने बता दिया, अच्छा क्या, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं अब क्या होगा? शिवपाल यादव ने इतने प्रयोग कर डाले, उन प्रयोगों के मसले के चौराहे में आग फंस गए। उनने भी अति कर दी। अति समझते ना, हमारे एक शब्द है अति। वो बोले जी अब शिवपाल जी अपनी पार्टी बनाएंगे, 75 जिले में झंडा फहराएंगे। अच्छा जी चलो, पार्टी बन नहीं पाई है, तब तक हुआ बोले ने शिवपाल जी की बीजेपी से हो गया मामला, ठीक है अब उधर जाएंगे। एक मैसेज पेनिट्रेट कर दिया और शिवपाल जी भी मैदान में आ गए, बोले जी नहीं हाँ ठीक है, बीजेपी की तरफ वाले कुछ ट्वीट करके थोड़ा इशारा देना शुरू कर दिया कि मामला सेट है। अब वो लोग ठंडा चादर ओढ़ के सो गए बीजेपी वाले। अब चाचा फिर चौराहे पे, पार्टी वाले जो पुराने चेले थे वो कह रहे कि चाचा ने तो चुनाव में हमारी सुधि नहीं ली, अकेली अपनी टिकट ली, हम झंडा क्यों चले। अब आज स्थिति ये हो गई कि शिवपाल जी के पास विकल्पों के नाम पर सिवाय ये कहने के अलावा सच बात ये क्या बचा है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे? अनीता जी देखिए ऐसी बात नहीं है। माननीय शिवपाल सिंह यादव एक फाइटर है जी, वो एक फाइटर हैं और वो नंगे पांव चले हैं, साइकिल से चले हैं, पैदल चले हैं, कदमों से उन्होंने पूरा प्रदेश नापा है।
और अगर सपा को वो यहाँ तक पहुंचा सकते हैं तो अपनी पार्टी को भी पहुंचा सकते हैं, और काफी हद तक उन्होंने अपनी पार्टी को बहुत मजबूत कर लिया था। अगर आपने देखा हो, जिस समय रथ यात्राएं चल रही थी समाजवादी पार्टी की और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दोनों की, तो दोनों रथ यात्राओं में से कोई भी कहीं से भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा कम नहीं थी। हुजूम था उनके साथ और लोग थे उनके साथ। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हों या माननीय आजम खान साहब हों, ये लोग जो है, जो सच्चा समाजवादी है, जो कैडर है ना, समाजवादी लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता जो सड़कों पे निकलता है और डंडे भी खाता है पुलिस के और पसीना बहाता है, खून बहाता है, और उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का नारा लगाता है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं के दिलों में गहरे तक इनकी बैठ है सर। तो इनकी मजबूती, उनकी मजबूती को आप नहीं नकार सकते। दिलों में, आगे बात आपकी, दिलों में पैठ नापने का राजनीति में थर्मामीटर एक, बाकी सब है बातें। ठीक, आप चुनाव जीत सकते हैं और चुनाव जिता सकते हैं, दो ही पैमाना है, बाकी सब है किस्सा कहानी। चाहे आजम खान हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, आप समझ लीजिए इस बात को। और इन बातों में कोई जान नहीं है अनीता जी, इन मोह से निकलो कि भाई अंग्रेजों के जमाने में हमारे वो लड़े थे चाचा, अंग्रेज चले गए, बात खत्म हो गई, नया दौर है कि हम नंगे पांव चले थे, शिवपाल जी या मुलायम सिंह या आजम खान, दौर बीत गया। तो आप एक से ठीक है, आएंगे आपके बाद दोबारा। मसला ये है कि आपके साथ अगर 1000 लोगों ने भी 2-3 साल मेहनत की, पार्टी का दफ्तर खोला, बोर्ड लगाया, चुनाव के समय क्या हुआ, बोले नहीं अब परिवार को एक करना है और अखिलेश जी को नेता मान लिया हमने और उनको मुख्यमंत्री बनवाना, अब इसके लिए हम एक ही टिकट पे लड़ेंगे केवल। क्या अब जो सब चेले थे राजनीति में वो दधीच तो थे नहीं कि हड्डियां दान करने आए थे, वो अलग मुंह फुलाए घूम रहे, वो करे चाचा ने वंटा ढार करा दिया, नहीं हम कहीं जुगाड़ लगा लेते, कुछ ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाती कहीं। ये सब बड़े व्यवहारिक सवाल है, इन पर भी चिंतन करना चाहिए। इतना कहने भर से बात नहीं बनती कि हम समाजवादी हैं। मेहंदी साहब, चाचा का तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन भतीजा भी अपने अब तक के राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े भंवर के बीच में खड़ा है। ठीक, जैसे अनीता जी नहीं मान रहे, वो वहीं से बात शुरू करती हैं कि नंगे पांव चले शिवपाल जी और पार्टी को उन्होंने यहां तक पहुंचाया। वैसे आप भी कहोगे कि आदरणीय अखिलेश जी का जलजला कायम है, लेकिन सच्चाई ये है आपका प्रतिद्वंदी यानी बीजेपी अपने उरूज पर है, अपने चरमोत्कर्ष पर है, और अखिलेश यादव अपने पॉलिटिकल लाइफ के अब तक के सबसे बड़े क्राइसिस से जूझ रहे हैं। क्या रास्ता आगे दिखता है मेहंदी साहब? देखिए अमिताभ जी, ये जो आपने आज टाइटल दिया है अधर और भंवर, मैं ये समझता हूं क्योंकि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं, और ये अधर और भंवर का ये बड़ा जबरदस्त रिश्ता होता है। ये अधर सरकार है और भंवर जनता है। शायद आप इस पे चर्चा करते तो मुझे और खुशी होती इस बात नहीं कि सरकार अधर नहीं, उस पर चर्चा नहीं, चर्चा इसी पे करनी है। कल उसमें की थी ना, ये विषय भटकाओ नहीं मेहंदी, कल इस पर चर्चा की थी सरकार पर। हर दिन आपके कहने से तो नहीं चल सकता, नहीं तो लोग मुझे कहेंगे समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लो, ना बीजेपी कहने चल सकता, ना आजम खान के कहने से, ना शिवपाल यादव के। वो तो फैसला मैं करूंगा। मान्यवर, मैं जानता हूं कि आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, आपके बराबर का शायद इस जो घटनाक्रम चल रहा है इसको समझने वाला कोई और पत्रकार नहीं हो सकता है, मेरा मानना है। देखिए आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल था। मैं एक बात जानता हूं, जो समाजवादी विचारधारा रखता है और जो समाजवादी मन से है वो कभी किसी और दल में जा नहीं सकता है। आपको याद होगा शिवपाल जी के बारे में लोग तरह तरह की बात कर रहे थे, शिवपाल जी यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से जो मानसिक रूप से समाजवादी है, जिसने समाजवाद की पुस्तकें पढ़ी है, जिसने समाजवाद की दिशा दशा तय करके उत्तर प्रदेश में राजनीति किया है, देश में राजनीति किया, वो भाजपा में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि भाजपा का रास्ता समाजवादियों का रास्ता बिल्कुल अलग अलग। ये बात पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो इतना बाउंडर खड़ा किया जा रहा है, जो इतना माहौल बनाया जा रहा है, मफहूम बनाया जा रहा है,
मैं बहुत क्लियर तरीके से आपके माध्यम से जितने भी लोग इस पर चर्चा करते हैं मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि कौन से ऐसे लोग हैं कि राजनीतिक तरीके से मनमुटाव मनभेद नहीं होता। एक परिवार में चार लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं खटपट हुआ करता है, लेकिन उसको इस तरीके से दिशा बनाकर, इस तरीके से मफहूम बनाकर, माहौल बनाकर उसको पेश करना। शिवपाल जी ने कभी व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं कहा कि मैं भाजपा में जा रहा हूं, लेकिन लोगों ने माहौल बना दिया कि भाजपा में जा रहे हैं। ठीक, मेरी सभा की बात, ऐसी कोई बात मैं दो बातों पर आपकी टिप्पणी लूंगा, बाकी तो आपने सारी बात, नहीं रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, दो बातों पर टिप्पणी लूंगा, बाकी तो कहानी है। शिवपाल यादव ने कहा कि जिसे मैंने अपने सम्मान के न्यूनतम, खुद को अपने सम्मान को जीवन में सबसे न्यूनतम स्तर पर लाके खड़ा कर लिया, मतलब मैंने मुंह बिल्कुल झुका दिया कदमों में, जिसको मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, दाएं बाएं नहीं सीधे कहा, उस आदमी ने हमको रौंद दिया, रौंदता चला गया। एक दूसरी बात जो आजम खान के लोग कह रहे हैं, और आजम खान के लोग क्या, आजम खान का बेटा जो कह रहा है, लोग छोड़ो, लोगों पर तो दाएं बाएं बच के भागा जा सकता है, बेटा जो कह रहा है वो सबके सामने, ठीक, बहुत ही और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि नहीं अमिताभ जी कहा इशू बना रहे, ऑल इज वेल, सब बढ़िया चल रहा है, तब तो फिर ये मामला शुतुरमुर्ग वाला हो जाएगा दोस्त। देखिए, आपको याद होगा आगरा सम्मेलन के बाद एक बार ऐसा मौका आया था जब आजम साहब पार्टी से निकाल दिए गए थे। आप अगर पुराने बैक में जाए आपको, लेकिन आजम साहब कहीं पार्टी ज्वाइन नहीं किए, आपको याद होगा। भाई अब्दुल्ला कह रहे हैं नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, अब्दुल्ला कह रहे हैं नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। अबे गूंगा किसको कह रहे, हमको तो नहीं कह रहे, नहीं हमारा तो सम्मान करते हैं। ऐसा गूंगा किसको कह रहे, सोच समझना पड़ेगा ना। बहुत, अरे आपने बहुत अच्छा सवाल किया, सुनिए मेरी बात। ऐसा गूंगा उन लोगों को कह रहे हैं जिन लोगों ने राजनीतिक पूर्वाग्रह के चलते एक परिवार को हतोत्साहित प्रताड़ित किया है। मुख्य रूप से ये इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अब मुझे लग रहा मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप तो बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं। खैर, राजनीति में बेल्डिंग वाला चश्मा लगा लेने से भी आंखों झुलसने से बचती नहीं। बेल्डिंग में चश्मा लगा लो तो बच जाती, राजनीति में नहीं बचती, इसकी लपट इतनी तेज होती है कि आंखें झुलसा देती। ठीक है, आएंगे दोबारा, आएंगे मित्र, आएंगे। इसलिए मैं हमेशा राजनेताओं से कहता हूं, और अगर आप लोग कहेंगे तो बहस के आगे चरण में एक बार कौशलकांत से टिप्पणी ले लूं। मैं आपको ऐसे दो चार उदाहरण बता देंगे तो छोटे मसले, इससे बड़े मसलों पर पार्टियों ने क्या पोजीशनिंग ली और अगले दिन हुआ क्या, दो चार उदाहरण दे दूंगा ताकि दिमाग बिल्कुल खुल जाए। गवाक्ष क्या, ये तो छोटे लोग हैं जिनका लफड़ा चल रहा है। मैं कल्याण सिंह के एक उदाहरण बता दूंगा। क्या, कल्याण सिंह के बराबर के नेता तो कोई नहीं इनमें, मैं उनका भी बता दूंगा। ठीक, इसलिए ना अरे छोड़ो महाराज जी, और आजम साहब की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अरे महाराज, अब आप ये बात हम यहां नहीं बता सकते कि प्रॉब्लम क्या है जिसका मैं गवाह हूं। ने बत बोल दूंगा तो फिर ठीक नहीं, विश्वास भंग हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कहो, ऐसा झाड़ू नहीं लगाओ महाराज, थोड़ा थोड़ा मान लो भाई। झाड़ू लगा दो तब फिर बोलना पड़ेगा मुझे, मैं विषय लाऊं और उस पर झाड़ू लगा के आदमी चला जाके नहीं कुछ है ही नहीं, वहां तो बिल्कुल मिठाई आ रही है आरामपुर से और सैफई से जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, इधर वाले भी और उधर वाले भी, हम दोनों को गवाह हैं। कौशलकांत जी भाई, आपकी पार्टी भी कम कलाकार पार्टी नहीं है क्या? शिवपाल यादव की जो स्थिति परिस्थिति आज बनी है, ये आपका सारा रणनीति, आपकी खेल क्या? मतलब मामला ऐसा, एक अगर मैं रूपक दूं कि मोहल्ले में एक लड़के ने एक ब्याहता से कहा कि तू अपने पति को तलाक दे के आ जा, है हम इंतजार में बैठे हैं। क्या, महिला तलाक दी आई, अटैची लेके बाहर आ गई। क्या, जिस पुरुष ने कहा तलाक दे के आ जा उसके घर अब कुंडी खटखटा रहे, भैया कुंडी नहीं खोल रहे। क्या, वो दोनों तरफ से गई, एक से तलाक ले आई, दूसरे ने कुंडी नहीं खोली। कौशलकांत जी, ऐसा लोग कह रहे हैं मुझसे,
मैंने पूछा मसला क्या हुआ, तो बोले भैया भाजपा ने ऐसा कर दिया, आप कुंडी नहीं खोल रहे क्या? अमिताभ जी इसमें क्या बोलूं मैं? अरे बात तो सच्ची है ये इसमें। देखिए भाई शिवपाल जी के बहुत खास हाँ। लोगों ने मुझसे कहा, मैंने पूछा क्या हुआ, बोले भाई साहब बिल्कुल सेट हो गया है, बोले आप तो हमको ये बताओ हम क्या मांगे क्या, और ज्वाइनिंग होनी है और सारी बात हो गई शिवपाल जी की। क्या आप लोग ऐसा लालीपाप पकड़ाए क्या? नहीं अमिताभ जी, मुझे नहीं लगता है कि ये जैसा आपके सामने तीनों प्रवक्ता हैं जी, एक तरह से आजम खां का व्यू भी है, शिवपाल जी का व्यू भी है और समाजवादी, और तीनों ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहां से कोई रोल आता है? सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपने तो सब्जेक्ट का शीर्षक ही ठीक लिया है लेकिन सब्जेक्ट का कंटेंट गलत ले लिया। तो जब इन्हें मालूम है कि सब कुछ ठीक है तो उसमें मेरा कोई व्यू नहीं बनता। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई टिप्पणी करना चाहती